हेलो, माइक्रोफोन कौन है यार वो? ये बता रहे हैं। हाँ, आइडिया मेरे को ही आया था। सॉरी। वेरी वेरी ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। इसकी शुरुआत, इसकी नींव जो रखी गई थी वो 2013 में थी, क्योंकि हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं, फैंस हैं। हम उनके सिखाए हुए बातों को बचपन से लिखते हैं। तो मुझे एक ऐसा सिनेमा उनके उनके एक वन इंसिडेंट इन हिज लाइफ एक ऐसा बनाना था जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। और ये मैंने सिलेक्ट किया बाजी प्रभु देशपांडे जी का कैरेक्टर, किरदार, क्योंकि मुझे उससे एक बड़ी बात कहने का मौका मिल रहा था। जैसे हम देखते हैं कि जब दूसरे राजाओं के लिए जब लोग लड़ते हैं तो वो लड़ते हैं, लेकिन जब हमारे छत्रपति के लिए जब कोई लड़ता था तो वो मरता था। वो मरने को क्यों तैयार होता था? वो सिर्फ अकेला नहीं मरता था, वो एक बेटे के तौर पे मरता था, एक बाप के तौर पे मरता था, एक भाई बन के मरता था, एक दोस्त बन के मरता था। तो जब एक मावड़ा कुर्बान होता तो ये 4-4 मौतें उसको मंजूर होती थी। और वो क्यों होती थी? क्योंकि मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सपना दिखाया था जिसका नाम था स्वराज। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी किसी ने बताई नहीं है। हम हमेशा उनके पराक्रम की बात करते हैं, लेकिन उनका जो ड्रीम था, उनका स्वराज्य का विश्लेषण क्या है, वो दिखाने का मौका मुझे इससे मिला। और बाजी प्रभु देशपांडे ये जो स्टोरी है, जैसे अभी आपने टीजर में देखा होगा कि पहले बाजी प्रभु देशपांडे को ये जो मावड़ में जो एक आंधी आ रही थी शिवाजी महाराज नाम की, उन्हें मंजूर नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसका उन्होंने पहले थोड़ा बहुत विरोध किया, उसी सपने के लिए, उसी इंसान के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो ये ग्राफ क्या था, ये क्या किमाया थी, ये क्या ऊर्जा थी मेरे छत्रपति की, जिसके लिए ये बाजी प्रभु देशपांडे जैसा बुलंद मावड़ा कुर्बान होने को तैयार हो गया। तो ये दिखाने का मौका मुझे इस स्टोरी से मिल रहा था। बिकॉज हमेशा मुझे लगता था कि यार लोग 100 लोग मर रहे हैं, 200 लोग मर रहे हैं, लेकिन हर एक वो इंसान है, एक एक आदमी की जान है, उसकी फैमिली को पीछे छोड़ के जा रहा है। तो ये एक ह्यूमन साइड ऑफ द मराठा हिस्ट्री और एनी हिस्ट्री, ये अब तक हमने कहीं सिनेमा में देखी नहीं है। तो मुझे लगा कि एज अ राइटर आई कैन sort of give you something different of something that you think you know. हेलो, अभिजीत। हाँ जी सर। आपने बहुत अच्छी उम्दा भूमिका निभाई थी शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी महाराज, सेम जगह, सेम ऑडिटोरियम। शिवाजी महाराज की, इसके बावजूद आपने नेक्स्ट किरदार निभाने के लिए कैसे हामी भरी? सर पहली बात तो सॉरी, आई एम नॉट सीरियस जोकिंग, बट स्टिल अगर अभी भी महाराज का एक ही उल्लेख हो रहा है, इसलिए ये फिल्म की गई है ताकि अगली बार महाराज का एक ही उल्लेख ना हो। सेकेंडली आपका जवाब देता हूँ कि देखिए एज कलाकार के तौर पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया जब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका की। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, कौन सी ऊर्जा थी, क्या था मेरे अंदर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे वो उस व्यक्ति की भूमिका करने को मिली और दिल से की मैंने। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि महाराज को समझना, उनको फील करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो व्यक्ति इतनी बड़ी है ना, मतलब कि उनके अगर चरणों तक भी पहुंच जाए हम समझने के लिए तो बहुत बहुत बड़ी की चीज हो जाएगी। लेकिन उनके जो मावड़े हैं, जो उनके लिए पागल हैं, उनको समझना जरूरी था। इसलिए शायद मैंने बाजी प्रभु देशपांडे जी की भूमिका की, ताकि मैं वो तो समझ पाऊँ कि उनकी ऐसी क्या बात है जो उनके मावड़े उनके पीछे अपनी जान देते हैं। वो भावना समझनी बहुत ज़रूरी थी और समझानी थी लोगों को। शायद ये एक संधि मुझे मिली, एक मौका मुझे मिला, और ऑल थैंक्स टू अभिजीत जो पत्थर को भी कन्विंस कर सकते हैं कुछ भी काम करने के लिए। अभिजीत, सर बिफोर वी गो अहेड, अशोक शिंदे आलेले आहेत, त्यांना पण मी रंगमंचावर आमंत्रित करते। अशोकजींनी एक महत्त्वाची भूमिका केली आहे या सिनेमात। Abhijit, Siraj Syed, if the name rings a bell. ABCD. Yes, sir. Xavier's आप ABCD. मेरे स्टूडेंट रहे हैं किसी ज़माने में। So you're not audible. आप जोर से बोलूँगा तो ऑडिबल हो जाऊँगा। Yeah. ठीक है। From filmfestivals.com, आपसे सवाल ये है कि आप राइटर के तौर पे शुरू हुए थे अपने करियर में, आप स्क्रीन प्ले लिखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे और आपने उसमें बहुत अध्ययन भी किया।
तो एक बायोपिक को जब आप स्क्रीन पर लाते हैं तो उसके स्क्रीन प्ले लिखने में कोई पर्टिकुलर चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो हिस्ट्री आपके सामने है और उसको कलात्मक तरीके से आपको पर्दे पर पेश भी करना है। तो वो आपका सफ़र हर हर महादेव में कैसा रहा, थोड़ा सा उसके बारे वेरी क्विकली बिकॉज थोड़ा टेक्निकल है, सो आई विल कीप इट वेरी ब्रीफ। देखिए क्या होता है ना कि जब हम कोई स्क्रीन प्ले लिखने जाते हैं तो हमको कुछ एक इंस्पिरेशन होती है, तो इसमें मेरे छत्रपति मेरे इंस्पिरेशन थे। और अभी जैसे मैंने आपको बोला कि कैसे एक डिफरेंट साइड ऑफ माय छत्रपति, माय हिस्ट्री आई वांटेड टू शो, इस तरह से शुरुआत हुई। लेकिन जब हम छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज पे सिनेमा करते हैं तो वो सिर्फ एक सिनेमा नहीं होता है, वो एक तपस्या होती है। और मैंने 2013 में ये फिल्म लिखी, फिर चेंजेस करता है और आज 2022 में हम 9 साल से ये फिल्म पे लगा हूँ, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ क्राफ्ट, या ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने फिल्म बनाई है आगे वाली जनरेशन के लिए, यंगर जनरेशन एंड मराठी एंड नॉन मराठी पीपल। तो ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के उन तक सच्चा इतिहास पहुंचे, क्योंकि आज क्या है ना, आज अगर आप देखोगे सिनेमा देखोगे फिल्म में, इतिहास का अपभ्रंश या इतिहास को ड्रामेटिकली ट्विस्ट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि उनको शायद, एंड आई डोंट वांट टू जज एनीवन, बिकॉज हर एक फिल्म मेकर को मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, आई एम स्टिल अ वन फिल्म ओल्ड डायरेक्टर, सो आई कीप लर्निंग फ्रॉम देम। लेकिन मुझे एज एन ऑडियंस वो नहीं जजता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी इंसान को इन डेप्थ स्टडी करो, 6-6, 7-7 साल स्टडी करो, किसी भी हिस्ट्री को स्टडी करो, आपको लिबर्टीज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हर इंसान में उतना ड्रामा है, उतना कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ आपको ज़रूरी है इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कवर करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि SS राजामौली आपके इंस्पिरेशन रहे हैं। प्लीज़ राजामौली जी के बारे में मत बोलो, मैं 3 घंटा बात करूँगा। नहीं, उनके बारे में नहीं बोल रहा। मैं ये कहना चाह रहा था कि लिखने में, स्क्रीन प्ले राइटिंग में आपके कौन इंस्पिरेशन रहे? 2 इंस्पिरेशंस है मेरे। राजामौली सर खुद, बिकॉज द वे ही क्राफ्ट्स हिज सीक्वेंसेस, सो उनसे मैं क्या सीखता हूँ, सीक्वेंस डिज़ाइन, सीक्वेंसेस किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं एंड हाउ डू यू स्केल अप थिंग्स। सो वो मैं उनसे सीख रहा हूँ, कभी कॉपी तो करूँगा नहीं, बट उनसे ही मैं सीख रहा हूँ। बिकॉज जब थोड़ा बहुत कभी लगने लगता है ना कि यार डायरेक्शन आ रही है, तो वो RRR देखता है, बाहुबली देखता है, एंड दैट मैन इज मैड, दैट मैन इज लीप्स अहेड ऑफ अस। तो अच्छा है, क्योंकि यंगर फिल्म मेकर्स को हमको उनसे ऊर्जा मिलती है, और जब भी थोड़ी बहुत चर्बी चढ़ने लगे ना हमको, या फिर गुरूर आने लगे ना कि यार सब तेरे को आ रहा है कुछ, तो फिर वो देख लेते हैं और फिर लगता है कि नहीं, आपको और बहुत सी ये आगे जाना है। तो उनसे मैं सीक्वेंस डिज़ाइन सीखता हूँ। और प्रकाश कपाड़िया जी है, उनसे मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग से काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। कटियार कागजात कुसली स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, रामलीला एंड सो मेनी ग्रेट फिल्म्स। सो आई लर्न फ्रॉम देम। ऑफ कोर्स मेरे गुरु जो है, जिनसे मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी, अंजुम राजाबली सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, कल्पेश कुबल, महाराष्ट्र टाइम्स। अभिजित हाय कल्पेश। सर्वप्रथम सर्व टीमचं अभिनंदन आणि थँक्यू। ही मराठी सिनेमा मल्टी लँग्वेज बहुभाषिक होतो आहे, पॅन इंडिया तो रिलीज होणार आहे। जसं अभिजित मगाशी तू उल्लेख केलास की टीजर जेव्हा रिलीज झाला तेव्हा तमिळ आणि तेलुगू भाषेतला ट्रेलर अधिक ट्रेंडिंग राहिला ट्विटरवर। या उपरोक्त मराठी प्रेक्षक कुठे कमी पडतोय का? कल्पेश जी, ओके, नाही, कमी कधीच पडत नाही, कारण सिनेमाची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये झाली। सो आपला प्रेक्षक कधीच कमी नाही, आणि मी कधीच असं मानत नाही की आता सपोज कुठला सिनेमा चालतो किंवा नाही चालत, त्याला आपण आपल्याला म्हणतो ना यार ऑडियन्स को समजता नाही, ऑडियन्स को अक्कल नाही, असं मी कधीच मानत नाही। कारण ऑडियन्सला जेवढं समजतं ना तेवढं आपल्याला घंटा काही समजत नाही। जेव्हा तुम्ही याच सिनेमा हॉलमध्ये जेव्हा तुम्ही सगळे लाईट्स बंद करून जेव्हा सिनेमा बघता ना, तर तुमचा IQ असतो ना हा 40% वाढलेला असतो त्याच माणसाचा। सो ऑडियन्सला कधीच आपण डावरून चालायचं नाही। आणि आय एम हॅपी की तमिळ तेलुगूमध्ये जो रिस्पॉन्स मिळाला आहे तो महाराष्ट्रामध्ये पण आम्हाला चांगलाच रिस्पॉन्स मिळणार आहे। आणि बरं आहे की थोडासा लेट मिळतोय, कारण आम्ही अजून प्रयत्न करतोय सो दॅट अजून त्यांच्या कसोटीवर खरं उतरण्याचा। सो आय एम वेटिंग। थँक्यू सो मच। हॅलो